नमस्ते, स्टोरी विद फैमिली चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। जैसे ही उस नवजात बच्चे ने दूध के लिए बिलखना शुरू किया, वैसे ही सब सहम गए। हर बार उस बदनसीब का रोना सबके लिए तूफान के आने की सूचना देने लगता है, क्योंकि बच्चे के रोने की आवाज़ सुनते ही ममता पर जैसे पागलपन का दौरा सा पड़ जाता है। वह चीख चीख कर अपने बाल नोचने लगती है। मासूम परी और आरोही अपनी माँ की इस हालत को देखकर सहमी सी सिसकने लगती है। ऐसे में शेखर की समझ में कुछ नहीं आता कि वह क्या करे। उस 10 दिन के नवजात के लिए दूध की बोतल तैयार करे, अपनी पत्नी ममता को संभाले या डरी सहमी बेटियों पर प्यार से हाथ फेरे। ममता का पागलपन हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। एक दिन तो उसने अपने इस नवजात शिशु को उठाकर पटकने की कोशिश भी की थी। दिन पर दिन स्थिति संभलने के बजाय शेखर के काबू से बाहर होती जा रही थी। वह नहीं जानता था कि कैसे और कब तक वह अपनी मजदूरी छोड़ घर पर रहकर इतने लोगों के भोजन का जुगाड़ कर पाएगा, ममता का इलाज करवा पाएगा और शर्मा दंपति से कानूनी लड़ाई लड़ पाएगा। आज उसके परिवार की इस हालत के लिए शर्मा दंपति ही तो जिम्मेदार हैं। शेखर जानता था कि एक कपड़ा मिल में दिहाड़ी पर मजदूरी करके वह कभी भी इतना पैसा नहीं जमा कर पाएगा जिससे ममता का अच्छा इलाज हो सके और इसके साथ बच्चों की अच्छी परवरिश, शिक्षा और विवाह आदि की जिम्मेदारियां भी निभाई जा सकें। उस पर कोर्ट तक चहरी का खर्चा। इन सब के बारे में सोचकर ही वह सिहर उठता। इन सब प्रश्नों के ऊपर है इस नवजात शिशु के जीवन का प्रश्न, जो इस परिवार के लिए दुखों की बाढ़ लेकर आया है, जबकि इसी नवजात से उन सब के जीवन में सुखों और खुशियों की बारिश होने वाली थी। पता नहीं कहाँ क्या चूक हो गई, जो उनके सब सपने टूटकर ऐसे बिखर गए कि उन टूटे सपनों की किरचें इतनी जिंदगियों को पल पल लहूलुहान कर रही हैं। कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। अभी कुछ माह पहले तक शेखर का छोटा सा हंसता खेलता सुखी परिवार था। पति पत्नी दोनों मिलकर गृहस्थी की गाड़ी बखूबी चला रहे थे। मिल मजदूरों की बस्ती के सामने ही सड़क पार धनवानों की आलीशान कोठियां हैं। उन पैसे वालों के घरों में आए दिन जन्मदिन, किटी पार्टियां जैसे छोटे बड़े समारोह आयोजित होते रहते हैं। ऐसे में 40-50 लोगों का खाना बनाने के लिए कोठियों की मालकिनों को अक्सर अपने घरेलू नौकरों की मदद के लिए खाना पकाने वालियों की जरूरत रहती है। ममता इन्हीं घरेलू अवसरों पर कोठियों में खाना बनाने का काम करती थी। ऐसे में मिलने वाले खाने, पैसे और बख्शिश से ममता अपनी गृहस्थी के लिए अतिरिक्त सुविधाएं जुटा लेती थी। पिछले साल लाल कोठी में रहने वाले शर्मा दंपति ने एक छोटे से कार्यक्रम में खाना बनाने के लिए ममता को बुलाया था। ममता सुबह सुबह ही परी और आरोही को अच्छे से तैयार करके अपने साथ लाल कोठी ले गई थी। उस दिन ममता और उसकी बेटियां ढेर सारी पूरियां, हलवा, चने, फल, मिठाई, पैसे आदि से लदी हुई लौटी थीं। तीनों की जबान श्रीमती शर्मा का गुणगान करते नहीं थक रही थी। उनकी बातें सुनकर शेखर ने हंसते हुए कहा था, सब पैसों का खेल है। पैसा हो तो दुनिया की हर खुशी खरीदी जा सकती है। ममता थोड़ी भावुक हो गई, बोली, पैसे वालों के भी अपने दुख हैं। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पता है, करोड़ों में खेलने वाले बंगले और गाड़ियों के मालिक शर्मा दंपति निसंतान हैं। शादी के 15 साल बाद भी उनका घरांगन सूना है। यही दुनिया है। अब छोड़ो इस किस्से को। तुम तीनों तो खूब तरमाल उड़ाकर आ रही हो। जरा इस गरीब का भी ख्याल करो। तुम्हारे लाए पकवानों की खुशबू से पेट के चूहे भी बेचैन हो रहे हैं। शेखर ने बात बदलते हुए कहा। ममता तुरंत शेखर के लिए खाने की थाली लगाने लगी और परी और आरोही अपने अपने उपहारों को सहेजने में लग गईं। फिर अगले ही दिन श्रीमती शर्मा ने अपने नौकर को भेजकर ममता को बुलवाया था। संदेश पाते ही ममता चल दी। वह खुश थी कि जरूर कोठी पर कोई आयोजन होने वाला है। ढेर सारा बढ़िया खाना, पैसे, उपहारों की बात सोच सोच कर उसके चेहरे की चमक और चाल में तेजी आ रही थी। ममता जब लाल कोठी पहुंची तो उसे मामला कुछ गड़बड़ लगा। श्रीमती शर्मा बहुत उदास और परेशान सी लगी। ममता ने जब बुलाने का कारण पूछा तो वे कुछ बोली नहीं, बस हाथ से उसे बैठने का इशारा भर किया। ममता बैठ तो गई, लेकिन वह कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। थोड़ी देर तक कमरे में चुप्पी छाई रही। फिर धीरे से अपने आंसू पोंछते हुए श्रीमती शर्मा ने बताना शुरू किया, हमारी शादी को 15 साल हो गए, लेकिन हमें कोई संतान नहीं है। इस बीच 2 बार उम्मीद बंधी थी, लेकिन टूट गई। विदेशी डॉक्टरों ने बहुत इलाज किया, लेकिन निराशा ही हाथ लगी।
अब तो डॉक्टरों ने भी साफ शब्दों में कह दिया कि मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी। संतान की कमी हमें भीतर ही भीतर खाए जा रही है। ममता को लगा श्रीमती शर्मा ने अपना मन हल्का करने के लिए उसे बुलवाया है। ममता तो उनका यह दर्द कल ही उनकी आंखों में पड़ चुकी थी। वह सब कुछ चुपचाप सुनती रही। ममता, तुम तो समझ सकती हो, मां बनना हर औरत का सपना होता है। इस अनुभव के बिना एक औरत स्वयं को अधूरा समझती है। आप ठीक कहती हैं बीबी जी, आप तो पढ़ी लिखी हैं, पैसे वाली हैं। कोई तो ऐसा रास्ता होगा जो आपके सूने जीवन में बाहर ले आए। श्रीमती शर्मा के दुख में दुखी ममता को स्वयं नहीं पता वह क्या कह रही थी। इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है, कहकर श्रीमती शर्मा चुप हो गईं। मैं भला आपकी क्या मदद कर सकती हूं? ममता असमंजस में पड़ गई। तुम अपनी छोटी बेटी आरोही को मेरी झोली में डाल दो। तुम्हें तो कुदरत ने 2 बेटियां दी हैं, श्रीमती शर्मा एक ही सांस में कह गईं। यह सुनते ही जैसे ममता के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उसका दिमाग जैसे सुन्न हो चला था। वह बड़ी मुश्किल से इतना ही कह पाई, बीबी जी, आप मुझ गरीब से कैसा मजाक कर रही हैं? नहीं नहीं ममता, यह कोई मजाक नहीं। हम सचमुच तुम्हारी आरोही को पूरी कानूनी कार्यवाही के साथ अपनी बेटी बनाना चाहते हैं। ममता के सामने कीमती कपड़ों और गहनों से लदी एक धनवान औरत आज अपनी झोली फैलाए बैठी थी, लेकिन वह न तो उसकी खाली झोली भर सकती थी और न ही अपनी झोली पर गुमान ही कर सकती थी। उसकी आंखों से आंसू बह चले। श्रीमती शर्मा जानती हैं कि उन्होंने एक मां से उसके दिल का टुकड़ा मांगा है, लेकिन वे भी क्या करें? अपने सूने जीवन और सूने आंगन में बहार लाने के लिए उन्हें मजबूर होकर ऐसा फैसला लेना पड़ा है, वरना सालों से वे शर्मा दंपति किसी दूसरे का बच्चा गोद लेने के लिए भी कहाँ तैयार हो रहे थे। कल आरोही को देखकर पता नहीं कैसे उनका मन इसके लिए तैयार हो गया था। उन्होंने ममता की गरीबी पर एक भावुकता भरा पैंतरा फेंका। ममता, क्या तुम नहीं चाहोगी कि तुम्हारी बेटी बंगले में पहुंच जाए और राजकुमारी जैसा जीवन जिए? हम गरीब हैं बीबी जी, हमारे जैसे साधन, वैसे ही सपने। हमें तो सपनों में भी फांके और अभाव ही आते हैं। ममता अपने आंसू पोंछते हुए बोली, इसलिए कहती हूं कि कीमती सपने देखने का एक अवसर मिल रहा है तो उसका लाभ उठा और अपनी छोटी बेटी मेरी झोली में डाल दे। श्रीमती शर्मा ने फिर अपना पक्ष रखा। कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो बीबी जी, अपनी जरूरत के वक्त गहना, जमीन, बर्तन आदि बेचेगा, पर औलाद तो कोई नहीं बेचता ना। कहते हुए ममता उठकर चल दी। ऐसी कोई जल्दी नहीं है ममता, तू अपने आदमी से भी बात कर, हो सकता है उसे हमारी बात समझ में आ जाए। श्रीमती शर्मा ने ममता को रोकते हुए कहा। नहीं बीबी जी, मर्द से क्या पूछना है? हमारी बेटियां हमारी जिम्मेदारी बेशक हैं, बोझ नहीं है। मैं तो कुछ और ही सोच कर आई थी। कहते हुए ममता तेज कदमों से बाहर निकल गई। घर पहुंचते ही ममता परी और आरोही को सीने से चिपटाकर फूट फूट कर रो पड़ी। शेखर को समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। वह कुछ पूछता इससे पहले ममता ने ही उसे सारी कहानी सुना दी। सब सुनकर शेखर को अपनी गरीबी पर झुंझलाहट हुई। फिर भी अपने को संयत कर उसने ममता को समझाया कि जब वह अपनी आरोही को देने के लिए तैयार ही नहीं है तो कोई क्या कर लेगा। लेकिन मन ही मन वह डर रहा था कि पैसे वालों का क्या भरोसा। कहीं आरोही को अगवा कर विदेश ले गए तो वह कहाँ फपरीत करेगा और कौन सुनेगा उस गरीब की। वह रात ममता और शेखर पर बहुत भारी गुजरी। कितने ही बुरे बुरे ख्याल रात भर उन्हें परेशान करते रहे। उनका प्यार और आरोही का भविष्य रात भर तराजू में तुलता रहा। रात भर आंखें डबडबाती रहीं, दिल डूबता रहा। सुबह होते ही शर्मा साहब ने शेखर को कोठी पर बुलवाया। बुलावे के नाम पर शेखर तिलमिला गया और वहां पहुंचते ही चिल्लाया, नहीं दूंगा मैं अपनी बेटी, नहीं चाहता मैं कि मेरी बेटी राजकुमारी सा जीवन जिए। आप इतने ही दयावान हैं तो दुनिया भरी है गरीबों से, अनाथों से, हम पर ही इतनी मेहरबानी क्यों? उसकी बात सुनकर शर्मा दंपति को जरा भी बुरा नहीं लगा। बड़े प्यार से उसका स्वागत किया और उसे अपने बराबर सोफे पर बिठाया। बड़ी सहजता से उन्होंने पूरी बात समझाते हुए अपनी याचना उसके सामने रखी, लेकिन शेखर बार बार मना ही करता रहा। तब उन्होंने शेखर के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रख दिया जिसे सुनकर वह हैरान रह गया। उसने तो पहले इस बारे में कभी सुना ही नहीं था। शर्मा दंपति ने शेखर के सामने ममता की कोख किराए पर लेने का प्रस्ताव रखा था। शेखर का चेहरा बता रहा था कि वह कुछ नहीं समझा है, तो उन्होंने शेखर को समझाया
कि जैसे आजकल हम जरूरतमंदों को अपना खून, आंखें दान करते हैं, वैसे ही किसी निसंतान दंपति को संतान का सुख देने के लिए कोख का भी दान किया जा सकता है। ऐसे निसंतान माता पिता को किसी की संतान गोद नहीं लेनी पड़ती, बल्कि वे अपनी ही संतान पा सकते हैं। शेखर तब भी कुछ नहीं समझा तो शर्मा साहब ने उसे फिर समझाया, बस तुम इतना समझो कि ऐसे में डॉक्टरों की मदद से संतान के इच्छुक पिता का बीज किराए की कोख में रोप दिया जाता है, जिसे 9 महीने तक गर्भ में रखकर शिशु का रूप देने वाली माँ सैरोगेट माँ कहलाती है। हमारी सरकार ने इसे कानूनी तौर पर वैध भी घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस दौरान वे ममता के इलाज, दवाइयों, अस्पताल के खर्च के अलावा उसकी खुराक आदि का पूरा ख्याल रखेंगे। ममता भले ही लड़के को जन्म दे या लड़की को, उन्हें वह बच्चा स्वीकार्य होगा और वे उसे लेकर विदेश जा बसेंगे। यह सब पूरी लिखा पढ़ी और कानूनी कार्यवाही के साथ होगा। ममता जिस दिन डॉक्टरी प्रक्रिया से गुजरकर गर्भवती हो जाएगी, उन्हें पहली किस्त के रूप में 50,000 रुपये दे दिए जाएंगे। उसके बाद बच्चे के जन्म पर उन्हें 2 लाख रुपए और दिए जाएंगे। शर्मा साहब ने सब कुछ शेखर को कुछ इस तरह समझाया कि उसने ममता को इस काम के लिए राजी कर लिया। एक परिवार का सूना आंगन बच्चे की किलकारियों से गूंज उठेगा और उनका अपना जीवन अभावों की दलदल से निकलकर खुशियों से भर जाएगा। जल्दी ही पूरी डॉक्टरी प्रक्रिया और कागजी कार्यवाही से गुजरकर शेखर और ममता अपनी बेटियों के साथ शर्मा की कोठी के पीछे नौकरों के क्वार्टर में रहने को आ गए। उन्हें पहली किस्त के रूप में 50,000 रुपये भी मिल गए थे। समय सपनों की तरह बीतने लगा था। ममता की हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल शर्मा दंपति रखने लगे थे। ममता की सेवा के लिए अलग से एक आया रखी गई थी। परी और आरोही अच्छी तरह रहने लगी थीं। शेखर यह सब देखकर खुश था कि उसका परिवार सुखों के झूले में झूलने लगा था। ममता अपनी बेटियों के खिले चेहरों को देखकर, अपने पति को निश्चिंत देखकर खुश थी, लेकिन अपने आप से खुश नहीं हो पाती थी। पता नहीं क्यों, अपने अंदर पल रहे जीव से वह जुड़ नहीं पा रही थी। उसे वह न अपना अंश लगता था, न उसके प्रति ममता ही जाग रही थी। उसे हर पल लगता कि वह एक बोझ उठाए ड्यूटी पर तैनात है और उसे अपने परिवार के सुनहरे भविष्य के लिए एक निश्चित समय तक यह बोझ उठाना ही है। भले ही अपनी दोनों बेटियों के जन्म के दौरान ममता ने बहुत कष्ट व कठिनाइयां झेली थीं, तब न डॉक्टरी इलाज था और न अच्छी खुराक ही थी। उस पर घर का सारा काम भी उसे करना पड़ता था, फिर भी उसे वह सब सुखद लगता था। लेकिन अब कदम कदम पर बिछे फूल भी उसे कांटों जैसे लगते थे। अपने भीतर करवट लेता नन्हा जीव उसे रोमांचित नहीं करता था। उसके दुनिया में आने का इंतजार जरूर था, लेकिन खुशी नहीं हो रही थी। आखिर वह दिन भी आ गया जिसका शर्मा दंपति को बहुत बेसब्री से इंतजार था। सुबह लगभग 4 बजे का समय था। ममता प्रसव पीड़ा से बेचैन होने लगी। घबराया सा शेखर दौड़कर कोठी में खबर करने पहुंचा। ममता को तुरंत गाड़ी में बिठाकर नर्सिंग होम ले जाया गया। महिला डॉक्टरों की एक पूरी टीम लेबर रूम में पहुंच गई, जहां ममता दर्द से छटपटा रही थी। प्रसव पूर्व की जांच पूरी हो चुकी थी। अभी कुछ ही क्षण बीते थे कि लेबर रूम से एक नर्स बाहर आकर बोली कि ममता ने बेटे को जन्म दिया है। यह खबर सुनते ही शर्मा दंपति के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई, जबकि शेखर का चेहरा लटक गया कि काश 2 बेटियों के बाद ममता की कोख से जन्म लेने वाला यह उनका अपना बेटा होता। लेकिन पराई अमानत पर कैसी नजर। शेखर अपने मन को समझाने लगा। गुलाबी रंग के फरवाले बेबी कंबल में लपेटकर लेडी डॉक्टर जैसे ही बच्चे को लेकर बाहर आई, श्रीमती शर्मा ने आगे बढ़कर उसे गोद में ले लिया। ममता ने आंखों में आंसू भरकर मुंह मोड़ लिया। शर्मा साहब ने धन्यवाद स्वरूप शेखर के हाथ थाम लिए। जहां शर्मा साहब के चेहरे पर अद्भुत चमक थी, वहीं शेखर का चेहरा मुरझाया हुआ था। तभी श्रीमती शर्मा चिल्लाईं, डॉक्टर, बच्चे को देखो। डॉक्टरों की टीम दौड़ती हुई उनके पास पहुंची। बच्चे का शरीर अकड़ गया। नर्सें बच्चे को लेकर आईसीयू की तरफ दौड़ीं। डॉक्टर भी पीछे पीछे थे। बच्चा ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। पल भर में ही आईसीयू के बाहर खड़े चेहरों पर दुख की लकीरें खींच गईं। एक डॉक्टर ने बाहर आकर बड़े ही दुख के साथ बताया कि बच्चे की दोनों टांगें बेकार हो गई हैं। बहुत कोशिश के बाद उसकी जान तो बच गई है, लेकिन अभी यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह सामान्य बच्चे की तरह होगा या नहीं, क्योंकि अचानक उसके दिमाग में ऑक्सीजन की कमी से यह सब हुआ है।
डॉक्टर की बात सुनते ही शर्मा दंपति के चेहरे पर प्रश्न चिन्ह लग गया। शेखर को वहां छोड़कर वे वहां से चले गए। एक पल में आया तूफान सबकी खुशियां उड़ा ले गया था। 3 दिन बाद ममता की नर्सिंग होम से छुट्टी होनी थी। नर्सिंग होम का बिल और ममता के नाम 2 लाख रुपए नौकर के हाथ भेजकर शर्मा साहब ने कहलवाया था कि वे आउट हाउस से अपना सामान उठा लें। पैसे वालों ने यह कैसा सौदा किया था? पत्नी की कोख का सौदा करने वाला शेखर अपने स्वाभिमान का सौदा न उसे वे 2 लाख रुपए लेना गवारा न हुआ। उसने पैसे नौकर के ही हाथ लौटाकर अमीरी के मुंह पर वही लात मारी थी जो शर्मा परिवार ने ममता की कोख पर मारी थी। नर्सिंग होम से छुट्टी के समय नर्स ने जब बच्चा ममता की गोद में देना चाहा तो वह पागलों की तरह चीख उठी, ये मेरा नहीं है। 9 महीने अपनी कोख में रखकर भी इस निर्जीव से मांस के लोथड़े से वह न तो कोई रिश्ता जोड़ पा रही थी और न तोड़ ही पा रही थी। उसकी छाती में उतरता दूध उसे डंक मार रहा था। उसके परिवार के भविष्य पर अंधकार के काले बादल छा गए थे। उस दिन जब शेखर आउट हाउस से अपना सामान उठाने गया तो कोठी के नौकरों से पता लगा कि शर्मा दंपति तो विदेश रवाना हो गए हैं। शेखर को अपने किए पर आज बहुत पछतावा हो रहा था। उसने चंद पैसों के लालच में आकर अपनी पत्नी के साथ बहुत बड़ा छल किया था। आज उसी की करनी की सजा पूरा परिवार भुगत रहा है। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।